एक बार फिर से R&D स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग 11th फिजिक्स से सेकंड चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इस चैप्टर का बेसिक चीज़ें बताई थी कि इकाई क्या होता है, मापन क्या होता है और हमारे दैनिक जीवन में जो है मापन का क्या उपयोग होता है। उसके बाद राशियाँ कितने प्रकार की होती है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें अपनों ने बेसिक क्लियर करी है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक क्लियर करने के पहले थोड़ा अपने को ये समझना पड़ेगा कि मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है। तो वैसी राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है मूल राशियाँ कहलाती है, जिनकी संख्या 7 होती है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है अभी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा जिसको विद्युत धारा भी बोला जाता है, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये मूल राशियाँ होती है। ऐसे कैसे व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है? तो ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती है व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो मूल राशियाँ होती है और मूल राशियों से क्या प्राप्त होता है? व्युत्पन्न राशि प्राप्त होती है, क्षेत्रफल। ऐसे कैसे? मान लो वेग की बात करें तो वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, जहाँ पे दूरी और समय दोनों क्या है? मूल राशियाँ हैं। जैसे आप लोगों को पता चल रहा है कि लंबाई जैसे दूरी जो होता है उसको भी लंबाई में नापा जाता है, तो दूरी भी क्या है? वहाँ पे मूल राशि है और समय भी मूल राशि है। तो मूल राशि से क्या बन रहा है? वेग बन रहा है, जिसे व्युत्पन्न राशि बोला जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं हम अभी मूल मात्रक क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जो मूल राशियाँ होती है 7 प्रकार की, उनके जो मात्रक बनते हैं उनको ही क्या बोला जाता है? मूल मात्रक बोला जाता है। और मूल राशियों की संख्या मैंने अभी आप लोगों के सामने लिखा है। तो जैसे मूल राशियों से मात्रक की बात की जाए तो लंबाई के लिए मीटर आता है। क्या आता है? मीटर इसका मूल मात्रक होता है, जिसको इंग्लिश में संकेत में बात करें तो एम लिखा जाता है। ऐसे कैसे द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसके संकेत की बात करें तो केजी होता है। फिर बात आती है समय की। समय के लिए आता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है और इसको एस से दर्शाते हैं, स्मॉल एस से। ऐसा कैसे धारा की बात करें तो इसको विद्युत धारा भी बोला जाता है और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और ये एम्पियर जो है एक व्यक्ति का, एक साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पे जो संकेत आएगा, सिंबल आएगा, वो कैपिटल आएगा। जब भी ऐसा ही मात्रक या मात्रक की बात की जाएगी, वहाँ पे अगर किसी व्यक्ति के नाम पे अगर वो मात्रक का नाम रखा गया है तो वो कैपिटल, उसका संकेत कहीं में आता है? कैपिटल में आता है। ऐसे कैसे ताप के लिए मात्रक होता है केल्विन। ताप के लिए क्या होता है? केल्विन, जिसके लिए संकेत होगा यहाँ पे कैपिटल के, क्योंकि ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है तो इसका संकेत भी आएगा तो कैपिटल आएगा। बात करते हैं ज्योति तीव्रता की। तो सबसे पहले ज्योति तीव्रता होती क्या है वो क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम घर में दिया जलाते हैं और दिए से जो लो निकलती है, जो उससे प्रकाश निकलता है, उसको बोला जाता है ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला, जिसका संकेत होता है CD। जिसका संकेत क्या होता है? स्मॉल में CD। फिर बात आती है पदार्थ की मात्रा, जिसे मोल, जिसका मात्रक क्या होता है? मोल होता है, मोल में मापा जाता है। इसके लिए संकेत होता है स्मॉल में MOL बोला जाता है। तो इस तरीके से मूल मात्रक क्या होते हैं, इनके नंबर कितने होते हैं? तो 7 प्रकार के होते हैं। और उनके मात्रक, जो मूल राशियाँ जो होती है, उनके जो मात्रक बनते हैं उनको ही क्या बोला जाता है? मूल मात्रक बोला जाता है। फिर बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डेराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न का मतलब होता है जिनको प्राप्त किया जाता है। और किससे प्राप्त किया जाता है? मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए जाते हैं। तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे व्युत्पन्न राशियाँ किससे बनती है? मूल राशियों से बनती है। वैसे व्युत्पन्न मात्रक किससे बनते हैं? मूल मात्रकों से बनते हैं। तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और इनकी संख्या सीमित नहीं होती है। इनकी संख्या, इन 7 को छोड़ के जितने भी मात्रक आते हैं वो सब किस में आते हैं? व्युत्पन्न मात्रक में आते हैं। अब थोड़ा एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक बनते कैसे, मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक बनते कैसे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं। फर्स्ट लिया मैंने क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई दोनों से क्लियर करेंगे। लंबाई के लिए मात्रक क्या होता है?
मीटर होता है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इंटू चौड़ाई के लिए भी, चौड़ाई को कहीं में नापा जाता है लंबाई में, और लंबाई के लिए क्या आएगा, मीटर आएगा। तो ये क्या बना आपका, मीटर स्क्वायर बना। ये क्या बना, मीटर स्क्वायर। तो ये किसका, क्षेत्रफल का मात्रक है। ये किसका है, क्षेत्रफल का मात्रक है, मीटर स्क्वायर। अभी मीटर स्क्वायर किससे बना, मीटर क्या होता है, मूल मात्रक होता है, और मूल मात्रक से बना मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी पढ़ते हैं इसको। इसका मतलब ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है, जिसको व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है। ऐसे कैसे, अगर मैं वेग की बात करता हूँ, फिर से अगर वेग की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। आप देखें यहाँ पे दूरी को कहीं में नापा जाता है लंबाई में, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर एम, और बटे में समय, समय को किस में नापा जाता है, सेकेंड में, जिसके लिए मात्रक क्या यूज करेंगे, सेकेंड एस यूज करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से इसका मात्रक क्या बना, मीटर प्रति सेकेंड। इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड बोला जाता है इसको। तो ये इस तरीके से वेग का मात्रक क्या बना, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्यों, क्योंकि ये मूल मात्रकों से बना है। दूरी का मूल मात्रक होता है मीटर, और समय का मूल मात्रक होता है सेकेंड। तो इससे बना मीटर प्रति सेकेंड, तो इसलिए इसको बोला जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे कैसे, मैं एक आयतन की बात करता हूँ, आयतन की बात करते हैं। तो आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो अभी देखें, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो तीनों के लिए लंबाई को भी काय में मापा जाता है, मात्रक होता है मीटर। चौड़ाई भी किस में होती है, मीटर में मापते हैं। और ऊंचाई के लिए भी क्या आता है, मीटर, क्योंकि ये लंबाई में काम, लंबाई नापने का काम करते हैं तीनों। और लंबाई के लिए भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में नापा जाएगा, और ऊंचाई को भी काय में नापा जाएगा, मीटर में। तो ये आप लोगों का क्या बना, मीटर की घात 3। इसको पढ़ा जाएगा मीटर क्यूब, और इसको पढ़ा जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये जो है आयतन का, जो है आयतन का मात्रक जो बना, मीटर की घात 3 बना, और ये किससे बना, मूल मात्रक से बना। मूल मात्रक कौन है अपना, यहाँ पे मीटर है। तो मीटर से क्या बनाया अपनों ने, मीटर की घात 3। यहाँ पे आयतन क्या है, व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है। ऐसा कैसे, वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होता है उसको व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है। ऐसे कैसे, क्षेत्रफल भी व्युत्पन्न राशि है, और इसका जो मात्रक बनेगा वो व्युत्पन्न मात्रक बनेगा। और व्युत्पन्न मात्रक किससे बनते हैं, मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं। अगला टॉपिक लिया है मैंने, थर्ड टॉपिक, ऐसा ही मात्रकों को लिखने के नियम, कि जब मात्रक लिखे जाते हैं तो कौन से नियम के तहत लिखे जाते हैं, क्या सावधानियां रखना होती है। और यहाँ जनरली स्टूडेंट से मिस्टेक होती है लिखते समय। तो ये अगर 4 पॉइंट अपनों ने अच्छे से क्लियर कर लिए, एग्जाम्पल से अगर इन 4 पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लिया, तो हमें कभी भी ऐसा ही मात्रक लिखने में गलतियां नहीं होगी। तो इन पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते और एग्जाम्पल से समझते। और फर्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पे, मात्रकों के संकेतों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है, मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। लेकिन मात्रक का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम से, किसी साइंटिस्ट के नाम से है, तो उसे बड़े अक्षर से लिखा जाता है, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे मीटर की बात करता हूँ, तो मीटर के लिए क्या आएगा, स्मॉल, संकेत एम, स्मॉल एम आएगा। ऐसे कैसे, अगर किलोग्राम की बात करें, किलोग्राम की बात करें तो उसके लिए स्मॉल केजी आएगा। अगर सेकंड की बात करें, समय का जो मात्रक होता है सेकंड, अगर उसकी बात करें तो उसके लिए स्मॉल एस आएगा। लेकिन जैसे ही मैं एम्पियर नोट करता हूँ, जैसे ही हम एम्पियर की बात करेंगे, है ना, तो एम्पियर क्या होता है, साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है, उसका धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, और ये एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, तो यहाँ पे ए से, कैपिटल ए से इसको दर्शाया जाएगा। ऐसे कैसे, अगर केल्विन की बात की जाए, जो कि ताप का ऐसा ही मात्रक होता है, और केल्विन भी क्या, एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसके नाम से अगर रखा गया है तो यहाँ पे कैपिटल एम लिखा जाएगा। तो अभी आप लोग एग्जांपल से समझे अच्छे से पहला पॉइंट, कि ये जो मीटर, मतलब एम और केजी और एच जो होते हैं, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं होते, तो ये स्मॉल लेटर्स में लिखे गए। लेकिन एम्पियर का ए और केल्विन का के, ये साइंटिस्ट के नाम है, इसलिए इनको कैपिटल में लिखा जाएगा। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से क्लियर करा है। सेकेंड पॉइंट क्लियर करते हैं कि मात्रकों के संकेतों को एक वचन में लिखा जाता है, हमेशा एक वचन में लिखा जाता है, सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, कभी भी उसको बहुवचन करके नहीं लिखा जाता। जैसे उदाहरण समझे आप लोग, उदाहरण से और अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पे 10 मीटर बोल रहा हूँ या 50 केजी लिखा मैंने, तो ये सही है।
10 सेकेंड बोला तो भी सही है ना, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें सही है। लेकिन यही अगर मैं 10 ms बोल देता हूँ, क्योंकि ये 10 मीटर 1 मीटर से ज़्यादा हो गया है, मतलब ये बहुवचन, ऑलरेडी ये बहुवचन है। तो यहाँ पे अगर अपन ms लगा देते तो गलत होगा। ऐसे कैसे, ये 50 जो है ये ऑलरेडी 1 से ज़्यादा है, मतलब ये बहुवचन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी s लगा सकते हैं। ऐसे कैसे 10 सेकेंड 1 से ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे भी 10 सेकेंड इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। तो ये बहुवचन फॉर्म में लिख दिया मैंने, ये किस में लिख दिया मैंने, बहुवचन के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये चीज़ें गलत है, क्योंकि मात्रकों को हमेशा एक वचन में लिखा जाता है, कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। 1 मीटर है तो भी उसको 1 m बोला जाएगा, 10 मीटर है तो भी उसको 10 m बोला जाएगा, अगर 100 मीटर है तो भी उसको 100 m बोला जाएगा। ऐसे किसी अगर किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम है तो भी उसको 1 kg बोला जाएगा, 10 किलोग्राम है तो भी उसको 10 kg बोला जाएगा, और 50 किलोग्राम है तो भी उसको क्या बोला जाएगा, 50 kg बोला जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट भी अपनों ने अच्छे से क्लियर करा है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या बताता है कि मात्रकों के संकेतों के आगे कोई विराम चिन्ह नहीं लगता है। जब भी अपन मात्रक लिखेंगे, ऐसा ही मात्रक लिखेंगे हम लोग, कभी भी उसके आगे डॉट कॉमा इस तरीके से कोई विराम चिन्ह नहीं लगाना है। उदाहरण से समझे, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने ये लिखा है ये सही है, 50 kg लिखा है ये भी सही है, और मैंने 10 सेकेंड लिखा ये भी सही है। लेकिन मैं इनको इस तरीके से नोट कर देता हूँ कि 10 मीटर डॉट कर देता हूँ, या कॉमा करके 50 kg डॉट कर देता हूँ, या कॉमा करके 10 सेकेंड डॉट कर देता हूँ। तो ये जो डॉट जो है ये कौन है, विराम चिन्ह है। तो कभी भी इस तरीके से विराम चिन्ह नहीं लगता है ऐसा ही मात्रकों को लिखते समय, है ना। तो सिंपल ये चीज़ें गलत है, यहाँ पे ये तीनों क्या है, गलत है, ये फॉर्म सही है। चौथा पॉइंट अच्छे से क्लियर करते हैं। मात्रकों का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय सभी अक्षर छोटे लिखे जाते हैं। मतलब अगर मात्रक का पूरा लिख रहे हैं, जैसे इसको मीटर पूरा लिख रहे हैं तो स्मॉल लिखा जाएगा, पूरा वर्ड जो है स्मॉल लिखा जाएगा, पूरा अक्षर। ऐसे कैसे किलोग्राम को अगर पूरा लिख रहे हैं इंग्लिश में तो उसको क्या लिखा जाएगा, छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, है ना। ऐसे कैसे एम्पियर को अगर बात करेंगे, एम्पियर को, तो वो भी क्या लिखा जाएगा, स्मॉल लिखा जाएगा। उदाहरण से समझे, अगर मैं मीटर बोल रहा हूं, है ना, ये मीटर का होता है, अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एम कैपिटल हो गया। ऐसे कैसे अगर सेकेंड की बात करते हैं, है ना, समय के लिए सेकेंड आता है, पूरा लिखा है मैंने सेकेंड इंग्लिश में, अगर मैं इसको एस कैपिटल बना देता हूं तो ये भी गलत हो जाता है आप लोगों का। अगला देखें एम्पियर, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं कैपिटल ए से, तो ये फिर से आप लोगों का गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि पूरा जब लिखेंगे तो स्मॉल लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट पॉइंट में कि अगर एम्पियर लिखा जा रहा है, वैज्ञानिक का नाम है, तो उसका संकेत जो है कैपिटल आता है, खाली संकेत कैपिटल आता है। अगर पूरा लिखने में जा रहे हैं तो पूरा ये सही रहेगा, यहाँ पे ये सही है और यहाँ पे ये सही है। तो इस तरीके से और भी अगर अपन लिखेंगे, जैसे किलोग्राम को पूरा लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे, कैल्विन को पूरा लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे। जबकि कैल्विन है, कैल्विन भी आप लोग समझे, अगर कैल्विन लिख रहा हूँ मैं तो ये कैल्विन सही है, लेकिन मैं जैसे ही इसको कैपिटल के बना देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है कि संकेत कैपिटल लिखेंगे, लेकिन अगर पूरा लिख रहे हैं तो वो स्मॉल लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो पूरा किस में आएगा, स्मॉल में आएगा। तो अभी आप लोगों ने अच्छे से क्लियर करा है कि ऐसा ही मात्रकों को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी सावधानियाँ हैं जो रखना चाहिए, या कौन से ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे विमी सूत्र, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डायमेंशन फार्मूला। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि इसके आगे अपन पढ़ने वाले हैं, मैं अगले लेक्चर्स में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ऐसा ही मात्रक एवं विमी सूत्र। तो वहाँ पे ये फार्मूला आपका काम आना है। तो आइए हम लोग ये अच्छे से क्लियर करते हैं कि विमी सूत्र होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। विमी सूत्र वह सूत्र होता है जो व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है। अभी फिर से व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक मैंने अभी आप लोगों को बेसिक क्लियर करवाया था, वहां से आप लोग थोड़ा अच्छे से क्लियर करें। फिर ये इसका
इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, इसका विमी सूत्र लिखने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। विमी सूत्र लिखते समय एक तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा, दूसरा जो संकेत लिखे जा रहे हैं उसके अंदर वो सारे कैपिटल लिखे जाएंगे। अभी यहाँ पे क्लियर करते हैं कि ये एम, एल और टी होता क्या है। तो एम होता है द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमा होती है यहाँ पे। एल होता है आपका लंबाई की विमा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी के लिए आता है, दूरी के लिए, विस्थापन के लिए, सबके लिए क्या आएगा, एल आएगा, है ना। लंबाई होगा तो भी एल आएगा, चौड़ाई होगा तो भी एल आएगा उसकी विमा, ऊंचाई होगा तो भी उसकी विमा एल बनेगी, दूरी होगा तो भी एल बनेगा, विस्थापन होगा तो भी एल बनेगा, क्योंकि सभी को काई में नापा जाता है, लंबाई में नापा जाता है। ऐसे कैसे यहाँ पे टी जो होता है वो समय की विमा होती है। किसकी होती है, समय की विमा। तो ये तीन चीज़ें अच्छे से क्लियर करना है। एम होता है द्रव्यमान की विमा, एम होता है लंबाई की विमा, टी होता है समय की विमा। और जो ए बी सी जो है यहाँ पे, ए बी और सी जो है यहाँ पे ये घातांक है। ये क्या है, घातांक है। किसकी, एम की घात ए है यहाँ पे, एल की घात यहाँ पे बी है और टी की घात क्या है यहाँ पे, सी है। और इसी से सारे विमी सूत्र बनेंगे, यहीं से सारे विमी सूत्र आप लोगों के बनने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और आने वाली, जैसे कहीं अगर धारा की बात की जाएगी तो वहाँ पे कैपिटल ए आ जाएगा, क्योंकि धारा को एम्पियर में नापा जाता है और उसका संकेत क्या होता है, कैपिटल ए, तो वहाँ पे कैपिटल ए जुड़ जाएगा पीछे इसमें। ऐसे कैसे अगर कहीं पे ताप की बात की जा रही, टेम्परेचर की बात की जा रही, तो वहाँ पे उसका मतलब होता है केल्विन, तो वहाँ पे जो है के लग जाएगा, साथ में आगे क्या लग जाएगा, के लग जाएगा। बाकी जनरली ये तीनों चीज़ें तो कंपलसरी होती है, ये इनको लिखना ही होता है। तो अभी अपनों ने अच्छे से क्लियर करा कि विमी सूत्र क्या होता है। अभी जैसे मैं एक सिंपल, अगर मैं यहाँ पे एक उदाहरण से बात करता हूँ आप लोगों के सामने, सिंपली मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ यहाँ पे, वेग, है ना। वेग से हम लोग क्लियर करेंगे कि वेग का विमी सूत्र कैसे बनेगा और कैसे व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की घातों में व्यक्त किया जाता है, वो भी हम लोग अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। वेग का मतलब होता है, यहाँ पे वेग का मतलब होता है दूरी बटे समय। देखें आप लोग, दूरी बटे समय होता है। अभी अगर मैं आगे इसकी बात करूँ तो दूरी काय में नापी जाती है, लंबाई में। अभी बताया था लंबाई की विमा जो एल होती है वही दूरी के लिए आएगा, और बटे समय की विमा क्या होती है, टी होती है। तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या बना, यहाँ से अगर इसके विमी सूत्र की बात करेंगे फाइनली, तो इसमें द्रव्यमान नहीं आया है, इसका मतलब एम नहीं आया है तो उसको एम जीरो बोलेंगे, क्योंकि द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान की विमा नहीं है, इसका मतलब एम जीरो बोलेंगे उसको। एम की पावर क्या है, जीरो है। फिर एल आप लोगों का है, यहाँ से पहले एक चीज़ और क्लियर कर लें कि अगर एल है और ये टी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो अभी 1 है यहाँ पे वो -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो टी की पावर अभी +1 है वो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो एल ही रहेगा लेकिन टी की पावर -1, और ये बनेगा इस वेग का विमी सूत्र बनेगा। क्या बनेगा, वेग का विमी सूत्र बनेगा। तो अभी आप लोग यहाँ से समझे कि मूल मात्रकों की घातों के रूप में व्यक्त हो रहा है। जैसे मूल मात्रक जो बनते हैं, जैसे लंबाई के लिए एल आता है, ये मूल मात्रक है, तो विमा है उसकी, मूल मात्रक की जो विमा है एल, उसकी बात कर रही, तो उसकी घात अभी 1 है। तो वहाँ जो विमी सूत्र बन रहा है, इसको लिखने के बाद जो सूत्र बन रहा है वो व्युत्पन्न मात्रक के लिए, किसके लिए, वेग के लिए बना है ना। वेग के लिए व्युत्पन्न मात्रक बना पहले, और उसकी विमा के रूप में लिखेंगे कि कितनी घात है उसकी, तो वो आप लोगों का बन जाएगा विमी सूत्र। आज हम लोगों ने 4 टॉपिक अच्छे से क्लियर करें। आप इनके नोट्स बनाएं, इनके अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनको अच्छे से समझें और पूरा बेसिक से समझें आप लोग, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि रट्टे मार के आगे निकल जाते हैं, तो वहाँ अपने को आगे दिक्कत आना है। अभी तो आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करा है, अभी से अगर अपनों ने आदत बना ली है कि हम बेसिक पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को आगे कभी भी दिक्कत नहीं आना है। जैसे कि विमी सूत्र आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया है तो आप किसी भी राशि का अगर विमी सूत्र याद करने जाएंगे तो वहाँ अपने को याद नहीं करना पड़ेगा, वहाँ अपन उसको बना सकते हैं। कहीं अगर एग्जाम में अपन भूल गए तो वहाँ पे उसको बना सकते हैं। अगर अपने को बेसिक चीज़ें पता है तो हम उसका विमी सूत्र बना सकते हैं। तो इस तरीके से फिजिक्स को पढ़ने का तरीका होता है कि आप बेसिक, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक पढ़ें, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ बने रहें, अपनी तैयारी करते रहें और मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।